Assalamualaikum dear friends, you are watching Law In and I am यावर अमीर कुचर एडवोकेट। स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और हम जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी कर रहे हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट को। पीपीसी का सेक्शन 140 तक हमने कवर कर लिया था, जो कि हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफेंस। इसका चैप्टर 8 है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्विलिटी, कि लोगों की आम अमन व आमा से, आसाइश वगैरह सुकून से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनके अगेंस्ट कोई अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है। सेक्शन 141 है अनलॉफुल असम्बली, के इज्तमा होना लोगों का और वो अनलॉफुल हो, गैर कानूनी हो। एन असम्बली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज़ डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असम्बली, के 5 और 5 से ज़्यादा लोग अगर जमा होते हैं तो इसको हम कहेंगे अनलॉफुल असम्बली। इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असम्बली इज़, अगर वो जो लोग जमा हो रहे हैं और उनका मकसद इनमें से कोई एक है, ठीक है, और वो मकसद क्या है? फर्स्ट, टू ओवर ऑ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, फर्स्टली टू ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स, डराना क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए, इसको डराना है। अच्छा, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करें, उसका मुजाहरा करें, शो ऑफ करें। द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, इनमें से किसी को डराया जाए, किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लेजिस्लेटर को। और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, उसको किसी तरह से डराया धमकाया जाए। यह है पहली सूरत, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उन्होंने पाँच से ज़्यादा लोगों ने मिलकर अगर इनमें से कोई काम किया तो उन्होंने अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की है। आगे है जी सेकंड, दूसरा इसका क्या? टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, यानी किसी कानून को वो रेजिस्ट करते हैं, ये किसी कानूनी जो ज़ाब्ता था, कोई प्रोसेस था, उसको किसी तरह से उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली है। तीसरी क्या है? थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीव और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कोई मिसचीव करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, यानी क्रिमिनल तौर पर किसी दूसरी जगह पर इंटर होते हैं जहाँ इंटर नहीं होना चाहिए था, ट्रेसपास करते हैं। और अदर ऑफेंस, या कोई और ऑफेंस अगर कमिट करते हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। 5 से ज़्यादा लोग जमा हुए हैं और उनका मकसद ये है, ये है। 3 मैंने बता दिया, चौथा बता रहा हूँ। फोर्स बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ये क्रिमिनल फोर्स का मुजाहरा करते हुए। टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, possession of any property or deprive any person of enjoyment of right of way of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, ठीक है। क्या करते हैं ये मिलके? क्रिमिनल फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, ये उसका मुजाहरा करते हैं, किसी दूसरी बंदे से कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं या उसको किसी प्रॉपर्टी से महरूम कर देते हैं, उसके साथ जो राइट है, मसलन रास्ते का हक है, या पानी के इस्तेमाल का हक है, या कोई और दूसरा रास्ता है जो उसके साथ उसकी पोजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, कि अगर उसके पास वो पोजेशन है तो फिर वो राइट भी इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़ उससे रोक लेते हैं। और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, या फिर वो किसी राइट को इन्फोर्स करते हैं, या वो किसी राइट को इन्फोर्स करते हैं, और सपोज्ड राइट को, या कोई ऐसा राइट जिसको वो समझते हैं राइट है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में भी यानी इसी फोर्स में उन्होंने बता दिया कि किसी शख्स को अगर उनका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने पहले बताया ना 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और उनका ऑब्जेक्ट ये होता है, वो 3 मैंने बता दिया। चौथा ऑब्जेक्ट ये था कि अगर वो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि किसी को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम करें, किसी से कोई प्रॉपर्टी की पोजेशन ले लें, या उसके पानी का जो रास्ता है, ये वैसे रास्ता है, उसको बंद करें, या उसके साथ साथ कोई अब राइट बनता है उसको ख़ुद से इन्फोर्स करना चाहें। तो यानी ये जो फोर्थ है, इसका ये हमें ये हिंट दे रहा है कि आप किसी की से उसकी पीसफुल पोजेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
आगे आप खुद से इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकते कि अगर ये मेरा राइट बनता है तो मैं इसको इन्फोर्स करूँ, ये आप नहीं करते नहीं कर सकते। या कोई एक चीज़ तो आपका राइट है, दूसरा है कि आप समझते हो कि आपका ये राइट है, दोनों तरह से आप नहीं कर सकते इसको। ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे फिफ्थ है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज़ लीगली इंटाइटल्ड टू डू। या फिर आप किसी को मजबूर करते हैं वो काम करने के लिए जो वो लीगली बाउंड नहीं है कि वो वैसा करे, और या जिसका उसको वो चीज़ करने से मना करते हैं जो उस पर कानूनी तौर पर लीगली उस पर लाजिम था कि वो ये काम करता। अगर तो आपने इनमें से कोई मकसद अटेन करने के लिए 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा हुए हैं तो इसको अनलॉफुल असम्बली कहेंगे। किसी को डराने धमकाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को, लेजिस्लेटर को, इनको डराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या या किसी पब्लिक सर्वेंट को उसको काम के रोकने से, उसकी लॉफुल पावर की एक्सरसाइज से रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या किसी कानून या किसी लीगल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, उसके खिलाफ निजामत के लिए इकट्ठे हुए हैं तो भी अनलॉफुल असम्बली है, या किसी और ऑफेंस के लिए, मिसचीव के लिए, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए इकट्ठे हुए हैं तो भी वो अनलॉफुल असम्बली है। या आप डरा धमका या फोर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर रहे हैं, या कोई रास्ता वगैरह बंद कर रहे हैं, या किसी जगह पे नहीं है तो वहाँ ज़बरदस्ती किसी राइट को आप इन्फोर्स कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है ना कि जगह रास्ता नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं रास्ता यहाँ होना चाहिए, और आप खुद से अपना हकूक़ उठ के नाफिज करना चाहें, और उसके लिए अगर आप इकट्ठे होते हैं तो वो भी एक अनलॉफुल असम्बली होगी। और पाँचवा ये था कि किसी को वो काम करने पर मजबूर करना जो उस कानूनी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, उसको उस काम से रोकना जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। आगे है जी एक्सप्लेनेशन, एन असेंबली विच इज़ नॉट अनलॉफुल when it assembled may subsequently become an unlawful assembly। कि एक असेंबली है जब वो बनी थी तब तो वो अनलॉफुल नहीं थी, बाद में हो सकता है कि वो नतीजतन कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हों जिसके नतीजे में वो अनलॉफुल असेंबली बन जाए। आगे है जी इस पर कॉमेंट्री, वो है कॉमन ऑब्जेक्ट। नो कॉमन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड एट द नो डाउट कॉमन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड एट अ स्पर ऑफ मोमेंट। किसी भी लम्हे जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो पैदा हो सकता है। Liability of each member depends on the intention or knowledge of the other members। हर जो पर्सन है उसकी लाइबिलिटी का जो इन्हिसार है वो दूसरों की इंटेंशन और नॉलेज की, जितने भी लोग हैं वहाँ उनकी जो नॉलेज और इंटेंशन पर उसका इन्हिसार होता है। ये बताती है हमको PLD 1968, सुप्रीम कोर्ट 372। An assembly may become unlawful at some stage after the time of assembly। कि कोई भी जो असम्बली है वो एक जगह जब असम्बली बनने के बाद किसी भी लम्हे में वो अनलॉफुल असम्बली बन सकती है। ये बताती है PLD 1963, सुप्रीम कोर्ट 109। आगे इसका स्कोप बताया हुआ है, एक्यूज should not only be member of unlawful assembly but use criminal force। ठीक है, एक्यूज सिर्फ यही नहीं है कि वो उसका हिस्सा बने, उस असम्बली का हिस्सा हो, बल्कि उसने फोर्स भी इस्तेमाल की हो। 1971 PCRLJ 528। Assembly may become unlawful but it will have to prove a circumstance applicable to all the person assembled which influenced them। कोई भी असम्बली जो है वो अनलॉफुल हो सकती है, लेकिन ये साबित करना होगा कि कौन से ऐसे हालात पैदा हुए जो सब लोगों पर उन पर असरअंदाज होते थे, जिन्होंने असम्बली बनाई थी उन सब पे असरअंदाज होते थे। जो हमने बताया कि उन सबका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पहले हमने ये सेक्शन 141 कहता है, तो वो बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ थी जिसने उनको इन्फ्लुएंस किया। ये है PLD 1963, सुप्रीम कोर्ट 109। सेक्शन नॉट एप्लीकेबल वेयर अ पर्सन डिफेंड्स हिज लॉफुल पोजेशन। अगर कोई बंदा अपनी लॉफुल पोजेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ करता है तो उस पर सेक्शन 141 अट्रैक्ट नहीं होगा। PLD 1964, ढाका 480। 1964 है ना, तो ये पाकिस्तान के जो है उससे पहले का है। 1971 में जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उससे पहले का है ये। एप्लीकेशन इसकी और उसमें वजाहत है 1971 PCRLJ 528 में। ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी कुछ सिटेशन है जो इसके बारे में एक्सप्लेन करती होगी इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये जजमेंट पढ़ने से पता लगेगा। 1968 PCRLJ 300। 142 सेक्शन 142 ऑफ PPC, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, उसका मेंबर होना। Whoever being aware of facts which render any assembly or an
which render any assembly an unlawful assembly, intentionally join that assembly. पहली बात क्या है कि जिसको इन हकायक का पता हो, एक ऐसा शख्स जिसको इन हकायक का पता है कि किस वजह से ये असम्बली अनलॉफुल असम्बली बनी है, उनको उसके इन हकायक का पता था, इंटेंशनली जॉइंस दैट असम्बली, वो जानबूझ के उसमें खुद अपनी मर्ज़ी से उसमें शामिल हो गया, और कंटिन्यूज़ इन इट, या फिर शामिल होगा तो फिर उसी में ही रहा, कंटिन्यूज़ इन इट, इज़ सेड टू बी अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असम्बली, तो ये कहा जाएगा कि वो इस अनलॉफुल असम्बली का मेंबर है। 143 में आगे बताई गई है इसकी जी पनिशमेंट। Whoever is a member of an lawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or both। जो कोई भी अनलॉफुल असम्बली का मेंबर बनता है उसको सज़ा होगी कितनी, 6 माह तक की उसको सज़ा हो सकती है, उसके साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं। 6 माह तक कैद की सज़ा होगी ना, और उसके साथ जुर्माना या दोनों। कमेंट्री इस पे दी हुई है ये, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सच फंक्शन इन सर्कमस्टेंसेस वुड फॉल विद इन द jurisdictional domain of the court concerned before which the entire evidence was to be scrutinized and that could not be done under constitutional jurisdiction by the high court। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 2011 PCRLJ 1454 ये बता रहा है कि अगर वो मुकदमा ऐसा चल रहा है जिसमें हम ट्राई किसको कर रहे हैं कि किसी ने किसी ऐसे जुर्म की साजिश को, किसी ऐसे जुर्म के मंसूबे को छुपाया जो अगर जुर्म कमिट हो जाता तो उस जुर्म की सज़ाए मौत होती, या किसी ने अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को छुपाया, ये जो है इस तरह का कोई मुकदमा है जिसको वही अदालत उसी के सामने ये आएगा, ये उसी अदालत की जुरिस्डिक्शनल डोमेन में आएगा जिसने तमाम जो सबूत हैं, ऑल एविडेंस, इंटायर एविडेंस को जिन्होंने स्क्रूटनाइज किया, वही उसी की डोमेन में आएगा। और दूसरी जो आम हालात में ये किसी हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। 2011 PCRLJ 1454। आगे है जी 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असम्बली आर्म्ड विद डेडली वेपन। सेक्शन 144 बताता है कि कोई अगर असम्बली ज्वाइन करता है और उसके साथ मोहलिक हथियार भी थे, whoever being armed with any deadly weapon or anything which used as a weapon of offense is likely to cause death, या उसके पास कोई डेडली वेपन हो या कुछ ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको अगर ऑफेंस के वेपन के तौर पर इस्तेमाल करें तो उससे मुमकिन है कि किसी की मौत वाक़ हो जाए, यानी जिसको किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इज़ अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली शैल बी, वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर है, एंड शैल बी पनिश्ड, उसको सज़ा होनी चाहिए कितनी, विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, या दोनों हो सकते हैं, या फिर या जुर्माना होगा या दोनों होंगे। 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके साथ भी और है, या कैद या जुर्माना या दोनों। कॉमेंट्री द स्कोप है इस पे, द चार्ज अंडर सेक्शन 144 ऑफ पीनल कोड शुड स्टेट द कॉमन ऑब्जेक्ट, के जो अगर ये चार्ज लगाया है 144 का तो फिर वो बताना चाहिए कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था। 1969 PCRLJ 359, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असम्बली, या इसको ज्वाइन करना सेक्शन 145 है कि इसको अनलॉफुल असम्बली को ज्वाइन करना या फिर उसका हिस्सा रहना, नोइंग दैट इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, और ये पता भी हो कि इसको हुक्म दे दिया गया था कि आप डिस्पर्स हो जाओ, फिर क्या सूरत हाल है। Whoever joins or continues in unlawful assembly, knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse, एक ऐसी असम्बली का हिस्सा रहना, ये जानते अनलॉफुल असम्बली को या उसका ज्वाइन करना या उसमें कंटिन्यू करना, और ये पता भी हो कि इस जो असम्बली है इसको कानून के मुताबिक हुक्म दिया गया है कि आप डिस्पर्स हो जाओ, शैल बी पनिश्ड, उसको फिर सज़ा क्या होगी, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, कि उसको 2 साल तक की सज़ा होगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों। आगे इस पर कॉमेंट्री है। The essential ingredient of offense under section 151 and 145 penal code is that the accused is lawfully commanded to disperse after he joins or continue in an assembly of 5 or more persons, ठीक है।
और इन एन अनलॉफुल असेंबली एज द केस में बी। वो कहता है कि जो असल इसमें इंग्रेडिएंट है वो ये है अंडर सेक्शन 151 और 145 में कि एक्यूज ने जब कि उसको लॉफुली कमांड किया गया था कि मुंतशिर हो जो, उसके बाद ज्वाइन करता है, या जब ज्वाइन किया हुआ था और ये हुक्म हुआ तो फिर भी वो उसी असम्बली का हिस्सा रहता है। उस सूरत हाल में कौन सी असम्बली, वो आगे मज़ीद बार बार वजाहत आ रही है कि 5 से ज़्यादा लोग हों और अनलॉफुली वो अनलॉफुल असम्बली उन्होंने बनाई हुई हो, अगर वो उसका हिस्सा रहता है, उसको कहा भी गया था कि डिस्पर्स हो जाओ, तो फिर ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, लाजमी ये है कि जब उसको लॉफुली कमांड किया गया था उसके बाद वो डिस्पर्स नहीं हुआ। If person was not lawfully commanded to disperse, he does not come within the mischief of section 151 और section 145। अगर lawfully इसको कमांड ही नहीं किया गया था तो फिर वो इस ये जो सेक्शन है इनकी मिसचीफ में नहीं आता। 1969 PCRLJ 373। आगे आ गया जी सेक्शन 146 एंड इट इज़ अबाउट राइटिंग, दंगे फसाद करना। वैन एवर फोर्स और वायलेंस इज़ यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असम्बली, ठीक है, लॉफुल असम्बली की पहले वजाहत हो गई कि अब कोई लॉफुल असम्बली है वो इसको यूज़ करती है किसको, फोर्स को या वायलेंस को, क्या पूरी असम्बली, और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, या फिर इसका कोई एक मेंबर भी अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असम्बली, असम्बली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उसको पूरा करने के लिए। एवरी मेंबर ऑफ सच असम्बली इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। तो फिर जो पूरी हर मेंबर था, ठीक है, बेशक फोर्स और वायलेंस एक ने ही इस्तेमाल किया उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो लेकिन फिर भी जो पूरी उसके असम्बली का हर मेंबर जो है वो इस ऑफेंस का, दंगे के जो ऑफेंस इसका गिल्टी होगा। इस पर आगे जी है कॉमेंट्री, चार्ज ऑफ राइटिंग। While framing charge under penal provision of section 148, there is no need to add section 149। अगर आप सेक्शन 148 के तहत कोई चार्ज फ्रेम कर रहे हो तो फिर उसमें 149 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एज सेक्शन 146 itself, PPC itself makes liable each and every member of unlawful assembly for offense of writing। कि क्योंकि जो सेक्शन 146 है उसने सबको कवर कर लिया है कि हर एक असम्बली में जो एक एक मेंबर था कल्ले कल्ले पर उसकी ये जिम्मेदारी है, तो फिर वो सारे इसमें शामिल हो गए। सेक्शन अंडर सेक्शन 148 PPC कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन स्पेसिफाइड एंड देयर वाज नो ओकेजन फॉर ट्रायल कोर्ट टू ऐड सेक्शन 149 PPC वाइल फ्रेमिंग चार्ज ऑफ राइटिंग। तो इसलिए जब वो कोर्ट लगा रहा था अंडर सेक्शन 148 कॉमन ऑब्जेक्ट वो स्पेसिफाई किया गया हुआ है 148 में, तो फिर कोर्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि अगर वो चार्ज लगा रही है सेक्शन 149 PPC का तो फिर इसको लाजमी 140 टू ऐड 140, हाँ, तो फिर इसको अगर 148 के तहत लगा रही थी तो 149 को उसमें ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं थी। ये है जी PLJ 2010 क्रिमिनल केसेस लाहौर 99 DB। राइटिंग, अब वो क्या है ये कमेंट्री में ही एक्सप्लेन किया। पर्सन नेवर इन पोजेशन अटेम्प्ट टू टेक पोजेशन बाय फोर्स, एक इंसान जो कभी भी उसकी मिल्कियत नहीं रहा है, उसकी कब्जे में नहीं रहा है, अब उसको कब्जे में लेने की कोशिश करता है ताकत का इस्तेमाल करते हुए। PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट 556 ये है साइटेशन। आगे आ गया जी सेक्शन 147 क्या है, पनिशमेंट ऑफ राइटिंग, दंगे फसाद जो करे उसकी क्या होगा, ये पनिशमेंट क्या होगी। Whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 2 साल तक की उसको कैद की सज़ा हो सकती है या उसके साथ जुर्माना या दोनों। कॉमेंट्री, इसका स्कोप आगे एक्सप्लेन कर रहा है। कंप्लेंट अंडर सेक्शंस 323, 504 एंड 147 PPC एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कंसिलिएशन कोर्ट। जो अगर कोई ये सेक्शन अट्रैक्ट हुए हैं 323, 504 और 147, तो इसको ख़ास तौर पर जो कंसिलिएशन कोर्ट के है वो इसको उसके सामने ट्राइबल हैं। ये 1987 PCRLJ 351।
एक्ट्स ऑफ एक्यूज्ड अमाउंट टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। जो एक्यूज्ड के एक्ट्स हैं उनको ये कहा जाएगा कि उन्होंने कोई अनफेयर लेबर इस्तेमाल की गई है, एज डिफाइंड इन सेक्शन 16(1) DIRO 1969। प्रोसीडिंग्स बिफोर क्रिमिनल कोर्ट, abuse of process of court 1987 PLC 865। यानी कोई इस बारे में है, ये साइटेशन के कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको अब्यूज़ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, यानी कोर्ट को खुद से देखना चाहिए कि कहीं उसके प्रोसेस को अब्यूज़ तो नहीं किया जा रहा। क्वेश्चन ऑफ टाइटल ये बताया गया है 1971 PCRLJ 275, उसमें उस साइटेशन में इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। ऑर्डर ऑफ रिलीज नॉट एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल, कि अगर इसी को रिलीज का ऑर्डर किया जाता है तो वो इक्विटल का ऑर्डर नहीं हो सकता। केस कैन बी रीओपन, केस दोबारा रीओपन हो सकता है 1986 PCRLJ A1812। आगे आ गया जी सेक्शन 148, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो वो दंगे किए हैं और उसके साथ उसके पास वो डेडली वेपन भी था। Whoever is guilty of writing being armed with a deadly weapon, guilty of writing उसने की है और उसके साथ साथ था उसके पास एक deadly weapon था, और anything which used as weapon of offense is likely to cause death, और ऐसा या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको अगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो किसी की जान ले सकता है, shall be punished, उसको सज़ा होनी चाहिए कितनी, with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो फिर इसको 3 साल तक की सज़ा होगी या फिर दोनों होंगे, या फिर सज़ा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों। कॉमेंट्री है, चार्ज ऑफ राइटिंग अंडर सेक्शन 148 PPC कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन स्पेसिफाइड के सेक्शन 148 में अनलॉफुल असेंबली का जो है उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफाई किया गया है। देयर वर नो ओकेजन फॉर ट्रायल को, अच्छा ये वही बात दोबारा, ये नो ओकेजन फॉर ट्रायल को टू ऐड सेक्शन 149 को दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वाइल फ्रेम PPC वाइल फ्रेमिंग चार्ज ऑफ राइटिंग, जब वो ये चार्ज लगा रहे थे राइट का, PLJ 2010 क्रिमिनल केसेस लाहौर 99 DB। पहले भी ये सेम साइटेशन हमने 146 में पढ़ी थी। अच्छा आगे है जी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बता रहा है, 148 की कमेंट्री चल रही है। इन इंस्टेंट केस नॉट ओनली द FIR वाज लॉन्च प्रॉम्प्टली बट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द कल्प्रिट्स वाज गिवन देयर इन। फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ, ना कि ये FIR जल्द अज जल्द लॉन्च फौरी तौर पर लॉन्च की गई, बल्कि जो हैं कल्प्रिट्स थे उनकी डिस्क्रिप्शन भी बताई गई। Evidence of recovery of robbed property at the instance of appellants from their possession lent further support to prosecution version। फिर ये है जो वो रॉबरी की जो प्रॉपर्टी है वो भी उनके हाथ से बरामद हो गई, तो इससे जो प्रोसिक्यूशन का केस था उसको और ज़्यादा तक़वियत मिली। एंड टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेसेस PWs was also corroborated by medical evidence, और जो इनका ज़ुबानी शहादत थी ये मेडिकल एविडेंस जो था उसके साथ corroborate कर रही थी, which was indicative of the fact that both the eye witnesses as well as deceased persons sustained grievous injuries, और जिससे ये साबित हो रहा था कि दोनों जो विटनेसेस थे इनको भी और जो मरने वाला था भी इनको ग्रीवियस इंजरीज भी मिली थी। 2006 SLR 60 ये साइटेशन है इस बारे में। अच्छा आगे है जी राइटिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ, जो दंगे फसाद हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 148 PPC वर दैट एक्यूज्ड वुड बी अ मेंबर ऑफ एन लॉ ऑफ असेंबली as defined under section 141 PPC, that accused would be armed with a deadly weapon or anything which if used as a weapon of lawful assembly must have a common object। पहली वाली बात तो हमने सारी पढ़ी हुई है कि वो जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि 148 PPC के तहत कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जो उसके अंडर आता है, इसके लिए यह है कि जो एक्यूज था वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा और उसके पास कोई हथियार है या उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बतौर हथियार इस्तेमाल हो सकती है किसी जान लेने के लिए,
मस्ट हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, इनका मकसद भी एक होना चाहिए, एंड दैट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ रॉइटिंग, और उस वो गिल्टी का रॉइटिंग का गिल्टी भी पाया जाता है। इफ़ ऑल और एनी ऑफ द सेड इंग्रेडिएंट्स वर मिसिंग, अगर ये तमाम या इनमें से कोई एक भी मिसिंग होता है, वन कुड नॉट बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 148 पीपीसी, तो फिर किसी को सेक्शन 148 पीपीसी के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती अगर इनमें से कोई इंग्रेडिएंट मिस होता है। ये है जी 2010 PCRLJ लाहौर 1185। आगे इसका बताया गया स्कोप, एक्यूज नॉट मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जो एक्यूज था वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं था। 1971 PCRLJ 528, होल्डिंग ऑफ पोजेशन ऑफ अलॉटेड लैंड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल, अगर कोई अलॉटमेंट की ज़मीन है वो आपके पास है तो उस पर भी जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल होता है। 1987 PCRLJ 1518, सेक्शंस 295A, 298, 500 एंड 506, और है जी 149, पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट इंटायर फैमिली, कंप्लेंट अगेंस्ट इंटायर फैमिली फॉर हरेसिंग क्वेश्ड, कि कोई लिटिगेशन थी पहले से चली आ रही थी और पूरी फैमिली के अगेंस्ट आ गई जी कंप्लेंट हरेसिंग की, तो उसको क्वेश कर दिया गया था। 1987 PCRLJ 1049, यानी इससे हो सकता है कि ये साबित होता कि अगर इनके खिलाफ लिटिगेशन है तो उस लिटिगेशन को उलझाने के लिए इनके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट की जा रही है वो बतौर सबूत पेश करके कि ये देखिए हमारी रियल लिटिगेशन चल रही है और ये हम पर इन्होंने हरेसमेंट की कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर वो जो भी ऑनरेबल कोर्ट थे उन्होंने उसको क्वेश कर दिया हो। ये था 1987 PCRLJ 1049। प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन को साबित करना है हर एक एक्यूज्ड की प्रेजेंस भी और उसकी पार्टिसिपेशन भी। 1994 SCMR 588, accused cannot be convicted unless found to be member of an unlawful assembly using force or violence, कि एक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता तावक के ये साबित ना हो जाए कि वो उसका मेंबर भी था अनलॉफुल असेंबली का और वो वायलेंस भी इस्तेमाल कर रहा था। PLD 1996, सुप्रीम कोर्ट 219, presence of accused duly armed with deadly weapon at the place of incident not contravened, accused rightly found guilty of the offense, accused जो था वो इंसिडेंट के वक्त वहाँ मौजूद था, उसके पास मोहलिक हथियार थे, नॉट कॉन्ट्रोवीन्ड, और फिर उसने इससे इनहराफ नहीं किया, यानी इसको उसने इस बात से इनकार अगर नहीं किया तो एक्यूज राइटली फाउंड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो फिर उसको सही तौर पर गिल्टी माना गया है उस ऑफेंस के लिए। 2000 PCRLJ 894। आगे है जी सब्सटेंटिव ऑफेंस। Section 148 PPC is substantive offense, whereas Section 149 is not independent. जो सेक्शन 148 है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस है, जबकि जो 149 है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। PLJ 2010 क्रिमिनल केसेस 219, ये साइटेशन हमें बताती है कि जो सेक्शन 148 है वो तो सब्सटेंटिव है, लेकिन जो 149 है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। Every member of unlawful assembly guilty of offence commit in prosecution of common object, अगर कॉमन ऑब्जेक्ट में की प्रोसिक्यूशन में कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो वो इस असेंबली का हर पर्सन जो है वो उसके लिए गिल्टी होगा। इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, हाँ, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है उस पूरी असेंबली में से कोई बंदा जो उसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठे हुए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी को जारी करते हुए, और सच एज मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या फिर इस तरह है कि जो मेंबर्स थे असेंबली के वो जानते थे कि अगर इस बात को बढ़ाते हैं तो आगे इस हम जो कॉमन ऑब्जेक्ट हासिल करना चाह रहे हैं इसको हासिल करने की सूरत हाल में ये भी हो सकता है। एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, जो भी उस वक्त उस जुर्म के कमीशन के वक्त वहाँ मौजूद था, इज़ अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज़ गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस,
और वो असम्बली का मेंबर था, तो फिर वो उस ऑफेंस के लिए भी गिल्टी है। यानी जब वो जो असम्बली बनाई गई है उसमें से कोई भी शख्स अगर करता है और उसी काम को आगे बढ़ाता है, यानी जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए थे उस मकसद के लिए वो आगे बढ़ा था और वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो हर एक जो उस असम्बली का मेंबर था वो इस ऑफेंस का गिल्टी है। इस पे आगे कमेंट्री है कि ये सेक्शन यही बता रहा है कि अगर लोग इकट्ठे हुए, उनमें से मिलकर किसी एक ने भी अगर आगे बढ़कर कोई काम किया है जो इनका ऑब्जेक्ट था उसको हासिल करने के लिए, तो फिर ये सब के सब पर ऐसा ही है कि इनमें से हर एक ने अकेले ने वो ऑफेंस कमिट किया, तो ये सारे के सारे उस ऑफेंस के गिल्टी होंगे जो उस एक बंदे ने बेशक बीच में से किया है। कमेंट्री है जी एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बारे में। Provision of Section 149 PPC thus cannot made applicable, and every accused would be liable to punishment for the act committed by him during the attack attributed to them. Section 149 जो है वो applicable नहीं है। And every accused would be liable to the punishment for the act committed by him during the attack attributed to him. और हर कोई जो है वो उसको उसने हमले के वक्त जो जो उसने काम किया था उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी। PLJ 2002 सुप्रीम कोर्ट 165। ये साइटेशन उस बारे में है कि जिस जगह आपको ये ज़रूरत हो कि जिसने हमले में जो किरदार अदा किया उसको वो सज़ा देनी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ ईच मेंबर शुड बी पिन पॉइंटेड। इंटेंशन ऑफ ऑल अक्यूज्ड वाज कॉमन एंड दे कैन नॉट बी absorbed the common object and vicarious liability। ये लाजमी नहीं है कि उनमें से हर एक जो मेंबर है उसका एक्ट जो है उसको पिन पॉइंट किया जाए, बल्कि जब ये पता लग गया कि उनकी वो सारे उनका ऑब्जेक्ट इंटेंशन जो थी तमाम अक्यूज्ड की वो कॉमन थी और उससे वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उससे इनकार भी नहीं कर सके, उसको छोड़ भी नहीं सके, और ना ही अपनी विकीरियस लाइबिलिटी से वो इनकार कर सके, उसको छोड़ सके, तो फिर ये होगा सब पर उसका इतलाक होगा। PLJ 2001 क्रिमिनल केसेस कराची 361। ठीक है, तो यानी ऐसा केस अगर इसमें लाजमी तौर पर ये बताया ना कि किसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तो अगर उनका ऑब्जेक्ट कॉमन था और वो उससे नहीं फिरे मकसद से और अपने जो थे ऑब्जेक्ट से और विकीरियस लाइबिलिटी से, तो फिर उन पर वो सब पर उसका इतलाक हो सकता है। ये बता दी थी PLJ 2001 क्रिमिनल केसेस कराची 361। If any offence is committed, each member of accused party forming unlawful assembly would be liable to be punished for offence committed under section 149 PPC. अगर if any offence is committed, अगर कोई अनलॉफुल असेंबली कोई ऑफेंस कमिट करती है तो उसका हर मेंबर ऑफ एक्यूज्ड पार्टी फॉर्मिंग लॉफुल असेंबली वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन। तो वो जो भी ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है, एक भी अगर उनमें से कोई पार्टी में से ईच मेंबर ऑफ वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड, अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके असेंबली का हर जो मेंबर है वो लाइबल होगा पनिशमेंट के, उस पनिशमेंट का अंडर सेक्शन 149 ऑफ PPC PLJ 2001 सुप्रीम कोर्ट 359। कॉम्प्रोमाइज मेन एक्यूज्ड कंपाउंडिंग मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली आल्सो एंटाइटल्ड टू द कंसेशन। जो मेन एक्यूज था उसके साथ सुलह हो गई है, तो फिर जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं वो भी किसी किस्म के कंसेशन के मुस्तहिक हैं। PLD 2003 कराची 127। आगे आ गया जी ऑब्जेक्ट। द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव नॉट फ्रॉम conjectures or speculations but through tangible and sufficient evidence that the offence was committed in prosecution of the common object of the unlawful assembly। ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है, सिर्फ इशारे किनारे से नहीं, ख्यालात में नहीं, स्पेकुलेशन में नहीं, बल्कि टेंजिबल एंड सफिशेंट एविडेंस से कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है ये दरअसल प्रोसिक्यूशन ही थी उसको अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट की, वो जो असेंबली थी उसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उसी को पूरा करने के लिए ये काम हुआ है। ये टेंजिबल एविडेंस से साबित कर रहे हैं, सिर्फ ख्याली बातें नहीं होंगी। 2010 PCRLJ 1185।
आगे स्कोप बताया गया। सेक्शन 149 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सेक्शन 1 सॉरी इसकी साइटेशन नहीं मैंने बताई, देखिए बता दिए, हाँ साइट 2010 PCRLJ 1185। आगे स्कोप है, ये सारी कमेंट्री ही चल रही है। 149 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सेक्शन 149 इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एन अक्यूज्ड हु इज फाउंड टू बी अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली कैन बी कन्विक्टेड of a lesser offense if under the second part of that offense it is clear that he was aware of that such a lesser offense was likely to be committed in prosecution of the common object। अगर उसको हो सके कोई अनलॉफुल असेंबली थी, उसका कोई मेंबर था, उसको कम ऑफेंस की भी सज़ा दी जा सकती है अगर ये ऑफ दैट सेक्शन इट इज़ क्लियर दैट इफ़ अंडर सेक्शन, हाँ अगर अंडर सेक्शन सेकंड पार्ट की बात आ जाती है, क्लियर हो जाती है कि इसको लगा था कि वो किसी छोटे लेसर ऑफेंस के लिए जा रहे हैं, तो फिर इसको लेसर ऑफेंस की सज़ा दी जा सकती है। ऑल दो सम मेंबर्स ऑफ द असेंबली मे हैव ट्रेवल्ड बियॉन्ड दैट ऑब्जेक्ट एंड कमिटेड अ ग्रेव ऑफेंस। हो सकता है उसके जो कुछ लोग थे वो हद से ज़्यादा आगे चले गए और उन्होंने कोई सख्त नुकसान कर दिया। PLD 1971 कराची 68 कि अगर कोई बंदा किसी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बना और उसने समझा कि हम कोई छोटा ऑफेंस कमिट करने जा रहे हैं, तो फिर उसको उस छोटे ऑफेंस की सज़ा, और ये साबित हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि ये तो छोटे ऑफेंस के लिए जा रहा है, तो फिर उसको किसी लेसर ऑफेंस की पनिशमेंट अवॉर्ड की जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे थे उस असेंबली के मेंबर, वो ज़्यादा किसी बड़े ऑफेंस की तरफ चले गए, उन्होंने उस लिमिट से आगे उसको क्रॉस कर गए। ये मतलब PLD 1971 कराची 68। स्पोरेडिक असॉल्ट्स, ये क्या होता है? SPOD स्पोरेडिक, फिटफुल, इरेगुलर, अचानक मेरे ख्याल में कोई हमला कर देना। सेक्शन 149 नॉट एप्लीकेबल, तो फिर इस पर सेक्शन 49 एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसको सडन मेरे ख्याल में कह सकते हैं, कोई अचानक जो चीज़ हो जाए ना। स्पोरेडिक 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 तो इस पर जो सेक्शन 149 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 1970 SCMR 780। आगे है जी, नोन टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। अगर उसको ये बात का अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है, तो फिर वो उसकी सज़ा दी जा सकती है। 1987 SCMR 1015। फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, जो फैक्टर इसमें कंसीडरेशन में लिए जाएंगे वो आपको पता लग सकते हैं। 1995 PSC क्रिमिनल केसेस 487 इंडिया की है ये जजमेंट। उसमें एवरी एक्ट नीड नॉट टू बी पिन पॉइंटेड गोइंग आर्म्ड विद इंटेंशन सफिशेंट। हर जो एक्ट है वो बताना लाजमी नहीं है, बल्कि अगर आप उसके साथ ही जा रहे हैं, असलहे के साथ जा रहे हैं, तो ये भी आपकी इंटेंशन को वाज़े कर रहा है। PLJ 2001 कराची 361। आगे है जी, विकेरियस लाइबिलिटी बताई गई है। डिस्पाइट application of provision of section 149 PPSC attracting vicarious liability to each member of unlawful assembly committing cognizable offence in prosecution of common object of that assembly। सेक्शन 149 कहता है बेशक हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है। अट्रैक्टिंग विकेरियस लाइबिलिटी टू ईच मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली कमिटिंग, अगर हमने उस पर विकेरियस लाइबिलिटी लगानी है हर मेंबर पर, तो कमिटिंग कॉग्निजेबल इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। 149 की एप्लीकेबिलिटी के साथ है जो अट्रैक्टिंग विकेरियस लाइबिलिटी टू ईच मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली।
अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो वो हर जो था उस असम्बली का जो मेंबर था, वो हर जो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर था उस पर ये लाइबिलिटी आती है। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असम्बली, और उन्होंने अगर वो ऑफेंस जो कमिट किया है वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत किया है, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए किया है। PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट 515, यानी अगर कोई असम्बली बनी और उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया, उनका मकसद एक था, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम पर आती है। आगे क्या है जी, ये है मैंने बता दिया PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट 515। Accused person committed the offense in prosecution of common object of unlawful assembly, but not mentioning section 149 PPC dealing vicarious liability of the accused person. Challaned accused were vicariously liable for the offense committed irrespective of their individual role. एक्यूज पर्सन जो था उसने ऑफेंस कमिट किया, कमिटेड ऑफेंस किसी अनलॉफुल असम्बली के कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, बट विदाउट मेंशनिंग सेक्शन 149, लेकिन सेक्शन 149 को नहीं मेंशन किया गया। डीलिंग जो विक्रियस लाइबिलिटी, एक्यूज की विक्रियस लाइबिलिटी से डील करता है। चलान एक्यूज वॉज विक्रियसली लाइबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ, जो चलान एक्यूज था वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी इंडिविजुअल का रोल क्या था। अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो फिर वो सारे जिम्मेदार थे। ये बताता है PLJ 2010 क्रिमिनल केसेस लाहौर 99 DB। एक मिनट, दूसरे का बदल में विकेरियस लाइबिलिटी यानी इनडायरेक्ट अगर किसी पर कोई लाइबिलिटी आती है। अच्छा, इनडायरेक्ट विकेरियस लाइबिलिटी शायद इसकी लॉ में मेरे ख्याल में अलग से भी कोई डेफिनेशन हो, ये लेकिन यहाँ ये इस्तेमाल हो रही है कि अगर सेक्शन 149 अट्रैक्ट उस पर वो एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ ये भी है कि ये दूसरी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, विकेरियस लाइबिलिटी को, जो कि बयान किए गए 149 में। और वो ये है कि जो चलान थे, एक्यूज थे, वो भी ज़िम्मेदार थे उसके लिए जो ऑफेंस कमिट हुआ। यानी अगर अनलॉफुल असम्बली में, कुल मिला के बात ये, अगर अनलॉफुल असम्बली ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसमें से जो हर पर्सन है उस पर ये इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस क्रिमिनल जो विकेरियस लाइबिलिटी है उस पर जो ये जिम्मेदारी है वो आयद होती है उस जुर्म की। आगे है जी सेक्शन 150 विच इज़ अबाउट हायरिंग और कन्विक्टिंग एट और कन्विंसिंग एट हायरिंग और पर्सन टू जॉइन अनलॉफुल असम्बली, के किसी को इंगेज करना, सेक्शन 150 इसके बारे में है, उसको या कन्विंस करना हायर करने के लिए और लोगों को कि वो इस अनलॉफुल असम्बली को ज्वाइन करें। Whoever hires or engages or employs or promotes or convince, अब ये यहाँ पर फिर conniving, अच्छा कन्विंस नहीं, CONNIVE, कनाइव नज़रअंदाज करना, चश्मपोशी करना, प्लॉट, स्कीम, कंस्पायर, प्रिंट नोट, प्रिटेंड, प्रिटेंड, नॉट नोइंग, वो साबित करता है कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता। यानी इस तरह से करता है एट हायरिंग, इंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन टू जॉइन और बिकम अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली शैल बी पनिशेबल एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असम्बली। ठीक है, कि अगर कोई किसी को हायर करता है, ये लोगों को इस बात को से इंगेज करता है, इस बात को बढ़ावा देता है, या इस बात को खुफिया रखता है कि वो ये समझता है कि मैं इस बात को नहीं, इस बात को मेरे ख्याल में छुपाता है कि लोग इसके लिए जमा हो रहे हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे वो इसने इस लॉफुल असम्बली का
मेंबर है। अगर इसने इस बात को छुपाया है या इसको बढ़ोतरी दी है, इसको प्रमोट किया है या लोगों को इस पर हायर किया है, तो उसके लिए है। And for any offence which may be committed by any such person as a member of such an unlawful assembly in pursuance of the hiring, engagement or employment in the same manner as he had the member of such unlawful assembly or himself and committed such offence। अब ये जो था, इसने या तो उनको हायर किया या इंगेज किया या उसको किस तरह से उस मंसूबे को ये ज़ाहिर किया कि मैं इसको नहीं जानता, और तो फिर ये ऐसा ही है कि ये इस लॉफुल असम्बली का हिस्सा था। और अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ये ऐसा ही है जैसे अगर उस अनलॉफुल असम्बली में कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसा है जैसे इसने ये ऑफेंस खुद कमिट किया है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया सेक्शन 150 तक पीपीसी के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 151 से स्टार्ट करेंगे।